हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मगध का उत्कर्ष। ठीक है, तो पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखें जिसमें मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो पढ़ाया था, जो नास्तिक संप्रदाय से पढ़ना था। किससे? नास्तिक संप्रदाय से। नास्तिक संप्रदाय वैसा संप्रदाय होता था जो देवता में विश्वास न कर मान्यताओं में विश्वास करते थे। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये नास्तिक संप्रदाय में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैन धर्म कौन सा संप्रदाय से है या बौद्ध धर्म कौन सा संप्रदाय से है, तो ये नास्तिक संप्रदाय से है। ठीक है, तो ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष में ये भी देखेंगे कि आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जो एसएससी की तैयारी करते हैं या जीडी की तैयारी भी फिलहाल में चलने वाला है, दिसंबर में आने वाले हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। या जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। या यूपीएससी में जो प्रीलिम्स के आते हैं क्वेश्चन, उसमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे कि यहाँ से एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो ये जनरल तैयारी करते हैं ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और मैं आपके समक्ष समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि पहले पूरे भारत में, वर्ल्ड में 4 सभ्यताएं थी। जैसे हमने पढ़ा था चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता और भारत की सभ्यता। तो हमने भारत की सभ्यता को पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो वो हमने पढ़ रखा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उस पहले वीडियो को देखिए, और क्रम रूप से अगर आप देखते आएंगे तो आपको एक समझ बनेगी और कहानी बढ़ेगी। यानी आप एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी पर जाइए, दूसरे से तीसरे और चौथे श्रेणी पर अगर देखते आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपद थे पूरे भारत में, और भारत में से सबसे आगे जो उभर के आता है वह मगध आता है, और मगध से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मगध की बात करें कि आखिर मगध जो हुआ, ठीक है, मगध जो हुआ वह सबसे पहले आगे क्यों आया, इसके क्या कारण थे, और मगध के संस्थापक किन्हें माना जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मगध के संस्थापक जो है बृहदत्त को माना जाता है, और इनका उदय के कारण क्या थे कि आर्थिक कारण थे, भौगोलिक कारण थे और राजनीतिक कारण थे। आर्थिक कारण क्या थी, भौगोलिक कारण क्या थी, राजनीतिक कारण क्या थी, इनसे भी आपके मेंस के एग्जाम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि उनके प्राचीन काल में मगध का जो उत्कर्ष हुआ उसके आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण क्या थे, उनके बारे में चर्चा करें, या विशेष रूप से भारत में उस समय की कैसी स्थिति रही होगी उनके बारे में बताएं। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं। अगर आप नहीं देखें तो मेंस का पेपर उठाकर देखिए, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आर्थिक कारण क्या थे, तो मगध के आर्थिक कारण क्या थे कि पहले के जो 1000 बीसी में हम लोगों ने पढ़ा था, पहले 1000 बीसी में, 1000 बीसी की बात करें जो उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, उत्तर वैदिक काल के नाम से 1000 बीसी में लोहे की खोज हो जाती है, और लोहे की खोज ने ऐसा काल रहा कि लोहे की खोज ने प्रगति हो गई। प्रगति का मतलब क्या होगा कि जो पहले जीवन निर्वाह खेती होती थी वो अधिशेष खेती में परिवर्तन हो गई, जिससे आर्थिक स्थिति बढ़ गई। जीवन निर्वाह खेती क्या होता था? जीवन निर्वाह खेती वैसा खेती होता था जो अपने जीवन को चलाने के लिए उतना ही खेती किया जाता था जिनसे उनका काम चल जाए। लेकिन अब अधिशेष खेती होने लगी। अधिशेष खेती का मतलब क्या कि ज्यादा मात्रा में खेती होने लगी। पहले 2 बीघा होता था, अब 4 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा खेती होने लगी, जिससे अधिक अनाज उपज होने लगे, और जिससे व्यापार में बहुत ही सुविधा होने लगी। उस समय जो व्यवस्था थी विनय वस्तु प्रणाली थी। विनय वस्तु प्रणाली का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु को देकर एक वस्तु को लेना, विनय वस्तु प्रणाली कहलाती थी। ठीक है, तो इस समय आर्थिक स्थिति जो थी वह तेजी से बढ़ने लगी जब लोहे की खोज हो गई। तथा भौगोलिक जो थे, ये मगध जो बसा हुआ था ये के नदियों के जाल में बसा हुआ था, जैसे गंडक, सोन, ये जो थे इनके जाल में बसा हुआ था। जैसे विदेशी कोई आक्रमण जो थे वह इस पे आक्रमण करने में बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि अलग से छिपकर उस पर वार कर देते थे। अब कहानी में पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जबकि बात करें राजनीति की तो राजा जो थे बहुत ही शक्तिशाली थे। मैंने यही बताया कि 16 महाजनपदों में से सबसे मगध जो था सबसे शक्तिशाली था। यहाँ के विशेष रूप से ध्यान में रहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मगध वंश के क्रम क्या थे। कैसे पूछे जाएंगे कि मगध का जो थे कैसे कैसे क्रम आया, यानी सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। तो उस पर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि कैसे क्रम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि मगध वंशों के क्रम, सबसे पहले कौन सा वंश आया। मगध में सबसे पहले जो आता है वह हर्यक वंश आता है। कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश। यह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि मगध में सबसे पहले वंश कौन आता है? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। ठीक है, लेकिन पूछा जाएगा कि मगध के संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो बृहदत्त को माना जाता है। लेकिन हर्यक वंश के संस्थापक पूछे जाएंगे तो किसको? बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वंश आया वह हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, और फिर मौर्य वंश आता है। तो इनको हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।